नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो होगा रिवीजन लेक्चर वीडियो 7 होगा 70 बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग और 71 बीपीएससी पीटी और मेंस दोनों GS2 पेपर आपका मेंस में और प्रीलियम में तो सारे ही जगह से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या क्या टॉपिक है आज? बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे। देखते हैं जितना तक हम लोग जा पाएंगे और सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जहां से सवाल बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। पहला है परिसीमन आयोग, हम लोग पढ़ेंगे, हर दिन ही चर्चा में रह रहा है। उत्तर दक्षिण विवाद, नॉर्थ साउथ विवाद, हर चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। दक्षिण राज्यों में परिसीमन आयोग को लेकर चिंता, डिटेल में समझेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की संरचना, क्यों भाई लोकसभा और राज्यसभा बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पिछले सेशन के कारण से, अभी वर्तमान में सेशन चल रहा था उसके कारण से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। वर्तमान समस्याएं क्या हैं हमारे लोकसभा राज्यसभा के समक्ष, विधायी उत्पादकता, परिसीमन, समाधान, हर चीज़ को देखेंगे। राष्ट्रपति शासन लगाया गया है बहुत सालों के बाद भारत के मणिपुर राज्य में, और बीजेपी गवर्नमेंट है मणिपुर में भी और बीजेपी गवर्नमेंट है केंद्र सरकार में भी। सोचिए, अपनी ही सरकार के खिलाफ में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया, तो यानी कि बड़ा ही यूनिक सा कंडीशन है, सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। संघवाद को भी एक नज़र मार लेंगे, मुझे पता है कि आप सभी ने पढ़ा होगा ये टॉपिक, फिर भी एक बार पढ़ लेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ इकोनॉमिक्स का टॉपिक होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को भी डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है और निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि 2034 ईस्वी से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। यानी कि अगला इलेक्शन जो होगा उसका अगला इलेक्शन 2029 होगा, अगला 9/4/13। उसके पश्चात 2033-34 वाला जो इलेक्शन होगा उसके पश्चात इसको इम्प्लीमेंट करने की संभावनाएं बन रही है। एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो आप सभी का फेवरेट टॉपिक है, सरकारी भर्ती परीक्षाओं की स्थिति। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, लाठियां खाई है हम सब ने, फ़ोन तुड़वाए हैं, तो इसलिए सरकारी भर्ती परीक्षाओं की स्थिति, समस्या, समाधान, इन सभी को डिटेल पढ़ेंगे। बिहार पेपर लीक एक्ट को भी पढ़ेंगे हम लोग। बिहार पे सरकार ने पेपर लीक को लेकर एक्ट बनाया है, जिसको छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना एग्जाम में, क्योंकि इतना ज़्यादा चर्चा में है तो पूछा जा सकता है। आज देखते हैं कितना टॉपिक हो पाता है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक को कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि अच्छे से पढ़ें, ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर से देखते चलें। जरा इन पर बेस्ड सवाल को भी ध्यान रख लीजिए। पहले टॉपिक शुरू करने से पहले दिमाग में सवाल को डाल लीजिए। परिसीमन आयोग भारत में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस कथन की समीक्षा करें। हाल के समय में जम्मू कश्मीर परिसीमन 2022 से उत्पन्न विवादों का विश्लेषण करें। क्या यह प्रक्रिया निष्पक्षता पर सवाल उठाती है? शानदार सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड सवाल में आप इसको लिख सकते हैं। दक्षिणी राज्यों के परिसीमन को लेकर चिंता, उस पर एक सवाल है कि दक्षिण राज्यों के परिसीमन आयोग को लेकर चिंताएं संघीय ढांचे पर क्या प्रभाव डालती है। दक्षिण के राज्य जो बार बार बोल रहे हैं परिसीमन को लेकर हमारी चिंताओं को दूर करें, ये भारत के संघीय ढांचे पर क्या प्रभाव डालता है, क्या इम्पैक्ट डालता है। जनसंख्या आधारित परिसीमन के विकल्प के रूप में अन्य मानदंडों को शामिल करने की आवश्यकता पर जो चर्चा करें कि जनसंख्या आधारित अगर परिसीमन हम करेंगे तो दक्षिण के राज्य, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को नुकसान हो जाएगा, तो इसकी जगह पर कौन से ऐसे आधार बनाए जा सकते हैं, जिसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा राज्यसभा भारत के संसदीय लोकतंत्र के 2 आधार हैं। वर्तमान समय में इनके समक्ष प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख करें, इनके समाधान के लिए सुझाव दें। जिनका मेंस है गुरु, बैठ करके आज के वीडियो के पश्चात इसको लिखने का प्रयास करें। आपका मेंस एग्जामिनेशन है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और लिखने का कोशिश तो कर ही सकते हैं। राष्ट्रपति शासन को संवैधानिक संकट के समाधान के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट सवाल, मणिपुर में हाल की हिंसा के संदर्भ में इसके औचित्य और सीमाओं की समीक्षा करें। क्या यह संघवाद के लिए खतरा है? राष्ट्रपति शासन क्या संघवाद के लिए खतरा है? मणिपुर जैसे राज्य में इसको लगाना तो बिल्कुल भी संघवाद के लिए खतरा नहीं है। अगला सवाल है, संघवाद और हाल के उदाहरण। भारत में संघवाद सहयोग और टकराव दोनों का मिश्रण है। हाल के उदाहरण जैसे GST कृषि कानून पर के आधार पर इसकी मजबूती और कमजोरियों का मूल्यांकन करें। सहकारी संघवाद को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाया जा सकता है।
शानदार सवाल था ये। नेक्स्ट टॉपिक है समावेशी विकास से जुड़ा हुआ। उसके बाद है बिहार बजट से, जो मैंने बोनस में आपको दिया है, बोनस में एक सवाल दिया है। बाकी उसके बाद एक सवाल है एक राष्ट्र एक चुनाव, ये 67th बीपीएससी में पूछा जा चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या फिर से पूछा जा सकता है? निसंदेह पूछा जा सकता है। हो सकता है इसी बार आपको पेपर में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट सवाल है कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं के वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालें। मान लीजिए आपसे बीपीएससी यही पूछे कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए। पेपर लीक और परिणाम में देरी जैसी समस्याओं के कारणों और समाधानों का विश्लेषण करें कि पेपर लीक और परिणामों में देरी क्यों होती है, क्यों 4-4, 5-5 साल बाद परिणाम आते हैं, जैसी समस्याओं के कारण और समाधान का विश्लेषण करें। नेक्स्ट सवाल है बिहार विशेष के संदर्भ में बिहार पेपर लीक एक्ट 2024 के प्रावधान और इसकी आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। क्या आवश्यकता है बिहार पेपर लीक एक्ट लाने की? इससे क्या प्रावधान है? क्या यह कानून पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है? अस्थायी समाधान है ये? आगे की रणनीति को भी सुझाएं। तो ये सवाल मैंने 10 दे दिए हैं आपको, ताकि आपके दिमाग में सवाल रहे। देन अब हम लोग परिसीमन आयोग से शुरू करें। क्या होता है परिसीमन आयोग? सबसे सामान्य भाषा में अगर हम लोग बोलेंगे तो संविधान के द्वारा गठित हर सेंसस के पश्चात संविधान में प्रावधान है कि सभी सेंसस के पश्चात एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आयोग यही होता है। इसके जो रिकमेंडेशन होते हैं उसमें संसद भी उसमें बदलाव नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी उसमें बदलाव नहीं कर सकती, कोई टच नहीं कर सकता है। उसी प्रकार की स्थिति है, कोई भी इसको टच नहीं कर सकता है। परिसीमन आयोग जो है ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जो क्षेत्र होते हैं वो उन क्षेत्रों के बारे में इसको गठित किया जाता है कि आप ये बताइए कि किसी राज्य में क्षेत्र बढ़ाने हैं लोकसभा के या विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र, किसी राज्य में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र क्या उनको कम करने हैं। ये सारा का सारा काम यही आयोग करता है। तो भारत में एक स्वतंत्र और उच्च अधिकार प्राप्त निकाय जो लोकसभा, विधानसभा, निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को पुनर्निर्धारित करने का कार्य सौंपा जाता है। यह प्रक्रिया जनसंख्या के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व मिले। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि 1972 के पश्चात से भारत की जनसंख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन हमारे संसद सदस्य जो हैं वो तो उतने ही हैं। इसी के कारण से परिसीमन आयोग की अब नीड हो गया कि भाई इसको जल्द से जल्द गठित किया जाए और इसका काम ये करे और कुछ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन यहीं पर पेंच फंसा हुआ है कि जनसंख्या के आधार पर तो दक्षिण के जो राज्य हैं वो बोल रहे हैं कि हमने जनसंख्या को रोकने में बहुत सफलता हासिल की है। शैक्षणिक और स्वास्थ्य ढांचा के कारण से जनसंख्या वृद्धि उत्तर भारत में बहुत तेजी गति से हुआ है। दक्षिण भारत में शिक्षा के कारण से, जागरूकता के कारण से जनसंख्या वृद्धि कम हुआ है। तो अगर जनसंख्या के आधार पर आप परिसीमन करने जाएंगे तो दक्षिण भारत के राज्य जिन्होंने अच्छा काम किया है, डेवलपमेंट करके अच्छा काम किया है, जागरूकता करके अच्छा काम किया है, सामाजिक रूप से मजबूत हुए हैं, उनको तो परिसीमन के कारण से नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप उत्तर के राज्यों को अधिक लोकसभा की सीटें दे देंगे, बाकी जगहों पर भी अधिक सीटें मिल जाएंगी उनको। इससे क्या होगा कि भाई दक्षिण के राज्य जो हैं वो बोलेंगे कि हम कितना भी कोशिश कर लें, हमारा तो भारत में राजनीतिक शक्ति कमज़ोर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा विवाद है जिसका हमें सोचना पड़ेगा। देखिए क्या है इसमें, कौन कौन होते हैं। अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सहायक सदस्य प्रत्येक राज्य से 5 लोकसभा, 5 विधानसभा सदस्य जो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं लेकिन निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर इसमें शामिल होते हैं, लोकसभा विधानसभा के, वो इसमें सलाह दे सकते हैं, वो इसके निर्णय नहीं ले सकते हैं। आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, सरकार और राजनीतिक दलों के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त होकर के काम करता है। और मैंने आपको पहले ही समझाया कि इसके रिकमेंडेशन पर कोई वाद विवाद कुछ नहीं हो सकता, जो लिख दिया वही सत्य हो जाएगा। कानूनी आधार क्या है? अनुच्छेद 82 लोकसभा, अनुच्छेद 170 विधानसभा परिसीमन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। परिसीमन अधिनियम 52, 62, 72, 2002 का अधिनियम के तहत आयोग का गठन कार्यवाही किया गया है। 84वां संशोधन 2002 के द्वारा ये तय कर दिया गया कि 2026 तक अब सीटों की संख्या को नहीं बदला जाएगा।
इसीलिए अब 2026 तो नेक्स्ट ईयर ही है, 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई परिसीमन आयोग का करना क्या है, क्योंकि भारत में तो 2011 के बाद सेंसस तक नहीं हो पाया है, जनगणना तक नहीं हो पाया है, परिसीमन तो बहुत दूर का लग रहा है। कार्य और शक्तियाँ: निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण, जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सुविधा का आधार पर प्रस्ताव तैयार करना, जनता से फीडबैक लेना और आपत्तियों पर विचार करना, स्वतंत्र रूप से प्रक्रिया निर्धारित करना और आवश्यक दस्तावेज मांगना, ये सब इसमें रखा गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? अब तक बहुत बार 52, 63, 73, 2002, 73 में लोकसभा की सीटें 543 हुई। सिक्किम के लिए एक अतिरिक्त सीट इसमें रखा गया और उसके पश्चात से परिसीमन का गठन नहीं किया गया है। 42वां संविधान 1976 के बाद परिसीमन को 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और उसके पश्चात 2002 में इसको 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में 2022 से परिसीमन बनाया गया है, जिसमें वहाँ पर जो धारा 370 के निरस्तीकरण के पश्चात से इसको बनाया गया। राज्य असेंबली का गठन किया गया है। यूटी एक और भारत बनाया गया जिसके पास विधानसभा है। इससे पहले दिल्ली, पुदुचेरी था, अब जम्मू कश्मीर भी है। 6 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर 4 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिसीमन आयोग का पुनर्गठन किया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी ने किया था, जिसमें विधानसभा की सीटें 83 से बढ़कर 90 की गई है। जम्मू के क्षेत्र को 6 अतिरिक्त सीटें और कश्मीर को 1 सीटें एलोकेट की गई हैं। कश्मीर घाटी के राजनीतिक दलों ने, ठीक है भाई, अब आरोप प्रत्यारोप हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको सीटों की संख्या बताई, आगे बढ़ जाइए। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थगन: 2021 में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर 4 पूर्वोत्तर राज्यों को परिसीमन प्रक्रिया से हटा दिया गया, जिसे लेकर असम में विरोध हुआ। कई संगठनों ने क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ने वाला कदम बताया था। तो ये कुछ विवाद हैं। हाल के विवाद क्या हैं? तो हाल के विवाद हैं, दक्षिण के राज्य जो हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आप जो परिसीमन आयोग का गठन कर रहे हैं उसमें हमारी चिंताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखिए। तो जरा दक्षिण के राज्यों की चिंता वाले टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या है उनकी चिंताएं। दक्षिण के राज्यों में सफलता के बावजूद नुकसान: दक्षिण राज्यों ने परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण में, डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम किया है। आपको आंकड़ों में भी दिखता होगा कि दक्षिण के राज्यों की स्थिति उत्तर के राज्यों की तुलना में अच्छी है। तो अगर हम केवल जनसंख्या को लेकर के बढ़ेंगे तब तो उन राज्यों का नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है टोटल फर्टिलिटी रेट क्रमशः 1.4 और 1.6 है। तमिलनाडु और केरल की हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय औसत 2.0 से कम है। इसके विपरीत उत्तरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश का TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 2.4 है, बिहार का 3 है। जनसंख्या वृद्धि दर हमारी ज़्यादा है। इसके दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो यूपी और बिहार को ही सारी सीटें मिल जाएंगी। फिर तो वही खेला रहेगा ही कि भाई यूपी और बिहार मिला करके 120 सीटें हो जाती हैं। तो इसी चीज़ को अब कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है कि समानता स्थापित हो। चिंता क्या है? परिसीमन में जनसंख्या को आधार बनाया जाता है। यदि सीटों की संख्या जनसंख्या का अनुपात बढ़ाई गई तो दक्षिण राज्यों को लोकसभा और विधानसभा में सीटें कम हो सकती है, जबकि उत्तरी राज्यों में सीटें बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब हुआ कि किसी ने अच्छा काम किया तो हमने उसको दंडित कर दिया। तो इसको कम करने के लिए हमारे गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी ने कहा था कि दक्षिण के राज्यों को परिसीमन में कोई भी नुकसान नहीं होगा, उनके रहते कोई भी नुकसान नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बयान। नेक्स्ट जो वो बोल रहे हैं कि राजनीतिक प्रभाव और शक्ति का ह्रास हो जाएगा। हमारे लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें हैं, जिसे तमिलनाडु को 39, कर्नाटक 28, आंध्र 25, तेलंगाना 17 और केरल में 20 सीटें हैं। ठीक है, 130 के करीब में सीटों की हिस्सेदारी है, उनका 24% हिस्सेदारी है। यदि परिसीमन होता है तो ये हिस्सेदारी कम हो जाएगा, इसकी चिंता है उनको। आर्थिक योगदान और प्रतिनिधित्व का असंतुलन: उन्होंने बोला है कि देश की GDP में हम सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं उत्तर के राज्यों की तुलना में, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐतिहासिक संदर्भ: 42वां संशोधन 1976 में 42वें संशोधन के तहत परिसीमन को 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, यह ताकि जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को नुकसान न हो। 84वें संशोधन 2002 के द्वारा इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब तो परिसीमन करना ही पड़ेगा क्योंकि इसको ज़्यादा दिनों तक आप लंबा नहीं खींच सकते। वाकई सारे कॉन्स्टिट्यूंसी जो एरिया है उनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन: सितंबर 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक 33% सीटें महिलाओं के लिए लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है, क्योंकि हमने तय किया हुआ है कि हम जल्द से जल्द महिला आरक्षण को लोकसभा और विधानसभा में लागू करेंगे।
तो अगर आपको ये करना है तो आपको परिसीमन करना ही पड़ेगा। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी भाषा और हिंदी भाषाई लोग थोप दिए जाएं दक्षिण के राज्यों पर, ऐसे आरोप हैं उनका प्रस्ताव क्या है? जनसंख्या के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक योगदान जैसे मानदंडों को भी शामिल करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक योगदान के मानदंडों को भी शामिल करना चाहिए। सीटों की संख्या को फ्रीज करना, जैसा कि 1976-2001 के बीच में किया गया था। दूसरा प्रस्ताव वो ये दे रहे हैं कि सीटों की संख्या जितनी है उतनी ही रहने दीजिए, इसको आगे मत बढ़ाइए। राज्यसभा में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग, ताकि लोकसभा में संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। उन्होंने बोला कि ठीक है, अब लोकसभा में अगर हमारा जनसंख्या के कारण से नुकसान होता है तो राज्यसभा में हम अधिक सीटें दीजिए, ताकि हम उसको मैनेज कर पाएँ। कोई अगर एक्ट आता है लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में, तो वहाँ पर हम अपनी बातों को रख सकें। यदि लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 800 की गई, जनसंख्या के आधार पर बांटी गई, तो उत्तर प्रदेश को 80 से बढ़कर 120 से 130 सीटें हो सकती है, जबकि तमिलनाडु की 39 से बढ़कर 30 से 35 हो सकती है। जबकि तमिलनाडु की सीटें घट जाएंगी क्योंकि जनसंख्या अब उसका तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे तो कम हो गया है। दक्षिण के राज्यों की चिंता का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे, जो है लोकसभा और राज्यसभा। क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में अभी वर्तमान में भी बहस जारी है। बहुत बार सवाल उठाए गए कि लोकसभा और राज्यसभा अपने 100% प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। इसको हम लोग समझेंगे। लोकसभा है, लॉ कट गया यहाँ से। लोकसभा और राज्यसभा भारत के संसद के 2 सदन बनाए गए हैं। लोकसभा यानी कि लोगों की सभा, आपकी और हमारी सभा। राज्यसभा यानी कि राज्यों की सभा। राज्यों की सभा का मतलब राज्य असेंबली में जो चुने जाते हैं लोग, राज्य विधानसभा के जो लोग हैं, राज्य विधानसभा में जो चुने गए लोग हैं, उन लोगों के द्वारा, राज्य के विधायकों द्वारा राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जाता है। तो राज्य जो अलग अलग राज्य, तमिलनाडु हो गया, बिहार हो गया, नागालैंड हो गया, ये अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है। वहीं पर लोगों का प्रतिनिधित्व, आपके और हमारे जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा करती है। आई होप आपने समझ गए होंगे। आज से पहले राज्यसभा को आपने डिटेल में समझाना हो शायद। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व डायरेक्ट चुन करके यहाँ पर जाते हैं। सदस्य संख्या कितनी है? 552 है संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत में। वर्तमान संख्या 543 है। 530 राज्य से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से, 2 एंग्लो इंडियन को अब तो हटा दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन 2002 के तहत में 2026 तक के लिए सीटें स्थिर कर दी गई हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है, जो सबसे अधिक वोट पाता है वही जीतता है अपने यहाँ पर। निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आयोग के द्वारा तय किया जाता है। SC के लिए 84 सीटें, ST के लिए 47 सीटें और 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। एक्ट आ चुका है, किया जाएगा, वर्तमान में नहीं किया गया है। अवधि 5 वर्षों के लिए काम करती है लोकसभा, लेकिन आपातकाल जैसे सिचुएशन में इसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर होते हैं, जो सदस्यों में से चुना जाता है। वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। 2025 तक तो ये कम से कम रहेंगे ही। वर्तमान में तो यही है, 2029 तक तो रहेंगे ही। न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होना चाहिए लोकसभा के लिए, और लोकसभा के लिए मात्र 25 वर्ष की डिमांड होती है। विधायी कानून बनाना, धन बजट और वित्त विधेयक सारे पारित करते हैं। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव, ये लोकसभा की खासियत होती है, वो केवल और केवल यहीं पर लाया जा सकता है। राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है, यानी कि राज्यों की सभा है। राज्य के प्रतिनिधित्व वहाँ पर है, राज्य के अपने अपने प्रतिनिधि वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो उस राज्य की बातों को रख रहे हैं वहाँ पर। संघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है। ये देश के संघीय ढांचे का प्रतीक होता है कि वहाँ पर राज्यसभा हो। अधिकतम सीमा 250, 238 चुने गए, 12 नामांकित किए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। वर्तमान संख्या 245 है, 233 चुने गए और 12 नामांकित किए गए हैं। चुनावी प्रक्रिया क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव, राज्य विधानसभा के चुने सदस्य वोट देते हैं। एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा वोट होता है उनका। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। ये मैं पहले संरचना बता रहा हूँ, फिर समस्या समाधान पर आएंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या या क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश से 31, तमिलनाडु से 18 और दिल्ली से 3 सदस्यों को चुना जाता है। अवधि 6 वर्ष होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं इसके, वर्तमान जगदीप धनखड़ जी हैं। न्यूनतम आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये हो गया लोकसभा और राज्यसभा का इंट्रोडक्शन का सेक्शन। यहाँ पर धन विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता है, मतलब धन विधेयक को
पारित तो किया जाता है, उसके मामले में इसकी शक्तियाँ नहीं हैं। आर्टिकल 249 के तहत में विशेष शक्ति दिया गया है। विशेष शक्ति क्या दिया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, और राज्य सूची में अगर परिवर्तन करना हो तो वो जो एक्ट आएंगे वो सबसे पहले राज्यसभा में ही लाए जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान दौर की समस्याएं क्या है? पहला समस्या क्या हो जाएगा? विधायी उत्पादकता में कमी आई है, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है अपने राज्यसभा और लोकसभा की वो कम हो गया है। क्यों भाई, क्यों ऐसा कह रहे हैं हम लोग? तो वाद विवाद में ज़्यादा समय निकल जाता है और प्रोडक्टिविटी यानी कि एक्ट बहुत कम निकलते हैं। बहस, सकारात्मक बहस जो है वो बहुत कम निकलता है, जबकि पर डे का इसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा है। हंगामा, बहिष्कार और शोर शराबे के कारण सत्र बाधित होते हैं। उदाहरण के लिए 2023 के शीतकालीन सत्र में 100 से अधिक सांसदों को निलंबित किया गया था। उदाहरण सहित आप लिखेंगे समस्याओं को, उदाहरण तो आपको देना ही पड़ेगा गुरु। उदाहरण आप दे सकते हैं कि 100 से अधिक सांसदों को निलंबित किया गया है 2023 के शीतकालीन सत्र के दौरान। बिना चर्चा के बिल पारित होना, जैसे कृषि कानून 2020 है जो बाद में वापस ले लिया गया था, उसको बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया था। इसका एक और उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक का एक्ट था, उस पर भी गंभीर चर्चा नहीं हो पाई थी। कानूनों की गुणवत्ता और जनता का भरोसा इससे कम होता है। जनता को लगता है कि ये लोग तो टाइम पास कर रहे हैं, तो भरोसा इससे कहीं ना कहीं कम होता है। परिसीमन और प्रतिनिधित्व का मुद्दा 2026 के बाद से परिसीमन का एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाला है, यानी कि अभी तक जो छोटे राज्य हैं जैसे कि सिक्किम हो गया, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, उनके एक एक प्रतिनिधि यहाँ पर राज्यसभा में आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश 31 प्रतिनिधित्व आते हैं। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं राज्यों के बीच सीटों को लेकर असमानता है बंटवारा में। धन का दुरुपयोग और प्रभाव, लोकसभा चुनाव में धन बल और प्रचार का बढ़ता प्रभाव है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव के कारण खरीद फरोख्त के आरोप लगे, जैसे 2022 में महाराष्ट्र के मामले में आप देख सकते हैं। जो टीएमसी के सांसद हैं, महुआ मोइत्रा नाम है शायद उनका, उनके ऊपर आरोप लगे कि उनका जो लोकसभा का आईडी है उसमें लॉगिन करके दुबई से किसी वकील ने कोई सवाल इम्प्लीमेंट किया था। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्वेश्चन के लिए पैसे लेकर आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, पैसे लेकर के किसी उद्योगपति के लिए उन पर आरोप लगा है। आई डोंट नो कि वो सही है या गलत, उसका कुछ अभी अपडेट तो नहीं है मेरे पास। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लोकसभा के सदस्यों पर पैसे लेकर के अपने हित के लिए, बिजनेसमैन के हित के लिए सवाल पूछने के भी आरोप लगाए गए हैं। महिला और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, लोकसभा में महिलाएं 14% हैं, राज्यसभा में 11% हैं। अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम का प्रतिनिधित्व 2014 के पश्चात से घट गया है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ये आपको खुले आंखों से दिख सकता है। सामाजिक समावेशिता पर सवाल उठाया गया है कि सामाजिक रूप से इंक्लूसिव नहीं है लोकसभा और राज्यसभा का ढांचा है। समाज के बहुत बड़े तबके हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं कम हो गया है। यहीं पर एक सवाल और भी उठता है, तो क्या हम अंग्रेजी युग में जी रहे हैं क्या, कि मुस्लिम का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम ही करेंगे? आपने नहीं सोचा, मैंने आपको सोचने के लिए बोला। एससी का प्रतिनिधित्व एससी ही करेंगे? क्या ये अंग्रेजी सरकार चल रही है क्या, कि मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व दे दो भाई, एससीओं को अलग दे दो, एसटी को अलग दे दो, जनरल को अलग दे दो? तो ये आरोप लगते हैं। तो ये उसका आप बचाव में पॉइंट बोल सकते हैं कि ये किसने कहा कि मुस्लिम का प्रतिनिधित्व नहीं करते? क्या मोदी जी के बनारस में किसी ने, मुस्लिम ने उनको वोट नहीं किया होगा क्या? कैसे कोई दावा से कह सकता है? हाँ, ये ज़रूर है कि मुस्लिम धर्म को मानने वाले सांसद विधायकों की संख्या कम हुआ है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि मुस्लिम धर्म के मानने वाले विधायक और संसद ही मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं गलत होता है। संसदीय, मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाया है, कृपया करके दिमाग खोल करके समझें। संसदीय बहस की गुणवत्ता खराब हो गई है। हंसी मजाक, गाली गलौज, रमेश बिदूरी का नाम याद होगा आपको, दिल्ली से सांसद हैं, उन्होंने दे गाली गलौज करके रख दिया था। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे सांसद जो वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके अंदर ही डिसिप्लिन नहीं है कि किस प्रकार से बोला जाए। कई सारे लोगों पर क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ है, बहुत गंभीर मुकदमे लगे हुए। राज्यसभा की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहा है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को कम शक्तियां दी गई है, इसलिए प्रासंगिकता पर ही सवाल उठाए गए हैं। समाधान क्या हो सकता है? विधायी उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए, न्यूनतम सत्र अवधि तय करना चाहिए, जैसे साल में 100 दिन का सत्र अवधि तय करना चाहिए। स्वचालित निलंबन और जुर्माना लगाना चाहिए अगर कोई हंगामा करता है तो। बिलों पर अनिवार्य समिति जांच और जनता से फीडबैक भी लेना चाहिए कि हम क्या करें। जनसंख्या के साथ शिक्षा, आर्थिक योगदान जैसे मानदंडों को भी हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दक्षिण राज्यों के लिए राज्यसभा में अधिक सीटें आवंटित करना, परिसीमन से पहले राष्ट्रीय सहमति बनाना, ये भी ध्यान में रखना है हमें।
चुनावी खर्च की सख्त निगरानी करनी पड़ेगी। अपराधी लोग ना आए, राजनीतिक अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, राजनीतिक अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। समाधान क्या हो सकता है और क्या हो सकता है? महिला विधेयक को शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए ताकि महिलाएं आएँ। अल्पसंख्यकों के लिए गैर आरक्षित सीटों पर प्रोत्साहन देना चाहिए। दलों को टिकट वितरण में विविधता के लिए बाध्य करना चाहिए कि सामाजिक रूप से समावेशी होना पड़ेगा, आपको समाज के हर तबके के लोगों को शामिल करना पड़ेगा टिकट वितरण के दौरान। आप किसी का सामाजिक बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, देश को कमज़ोर करता है। सांसदों के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान सहायता, विशेषज्ञों की समिति को मजबूत करना चाहिए। चर्चा के लिए न्यूनतम समय तय कर देना चाहिए। धन विधेयक पर सुझाव देने का अधिकार राज्यसभा को दे सकते हैं क्योंकि राज्यसभा के पास शक्तियां कम है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति शासन। क्या आपको समझ में भी आ रहा है या बस मैं शुरू से अंत तक पढ़ता जा रहा हूँ? पढ़ तो नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। सुनेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति शासन। जरा इसको हम लोग समझेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं। पहले ही मैंने बताया, पृष्ठभूमि पहले ही दिमाग में बन जाना चाहिए। जैसे ही राष्ट्रपति शासन सवाल पूछता है तो इंट्रो इस प्रकार से लिखिए कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मणिपुर राज्य में इथनिक वायलेंस के कारण से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। बहुत वर्षों के बाद लगा है। इससे पहले जो मुझे याद है 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने, उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट, उत्तराखंड सरकार के खिलाफ में राष्ट्रपति शासन ज़बरदस्ती लागू किया था। ज़बरदस्ती मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी समीक्षा की और बोला कि राष्ट्रपति शासन बिल्कुल गलत तरीके से लगाया गया है। तो ये मामला है, जरा पृष्ठभूमि बता दिया मैंने आपको। भारत के संविधान में व्यवस्था किया गया है आपातकाल से जुड़े हुए कि संवैधानिक आपातकाल की स्थिति जब बन जाए तो राष्ट्रपति शासन राज्यों के आपातकाल के लिए बनाया गया है। राष्ट्रपति शासन राज्यों का आपातकाल के लिए, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी पूरे देश स्तर का आपातकाल के लिए बनाया गया है। आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 352 है। और 360 के तहत में ऐसा बनाया गया है कि देश में अगर आर्थिक रूप से आपातकाल हो जाए तो 360 के तहत में देश की आर्थिक संरचना को संभाला जा सके। उसी 3 में से एक प्रावधान जो है राष्ट्रपति शासन, जो राज्यों का आपातकाल है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 356 के तहत में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? अगर राष्ट्रपति जी को किसी भी माध्यम से ये पता चलता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, अगर राज्यपाल ये चीज़ बोलता है राष्ट्रपति को लिखित रूप से कि राज्य का शासन संवैधानिक स्वरूप में नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति जी वहाँ पर तत्काल रूप से राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यानी कि राज्य की विधायिका जो है वो निलंबित हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है और राज्य की कार्यपालिका संपूर्ण रूप से गवर्नर के थ्रू राष्ट्रपति जी के हाथों में आ जाती है। अब कोई एक्ट बनाना होगा वहाँ के लिए तो संसद के द्वारा उस एक्ट को बनाया जाएगा। राज्यपाल की रिपोर्ट, राज्यपाल राज्य की स्थिति का आकलन करता है। यदि उसे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजती है। यह रिपोर्ट अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश बनती है और उसके बाद से राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके अलावा केंद्र सरकार स्वयं भी अन्य स्रोत जैसे खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर सकती है। मान लीजिए केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट मिलता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार का निर्णय, राज्यपाल का रिपोर्ट या अन्य जानकारी के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल इस मुद्दे पर विचार करता है कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। गृह मंत्रालय इस प्रक्रिया मुख्य भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति घोषणा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति एक घोषणा जारी करते हैं जिसमें बताया जाता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू। अब इसके सारे काम जो हैं वो भारत सरकार के हाथों में आ जाते हैं। कानून बनाने का काम संसद और राज्यसभा करेगी। संसदीय अनुमोदन, घोषणा को लागू होने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से बहुमत से पारित होना चाहिए अनुमोदन। पहले मैं प्रक्रिया बता दूं, प्रक्रिया तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि प्रक्रिया तो लिखित होता है, जो शब्द है उसी का उपयोग करना है। एक बार अनुमोदन मिलने के बाद 6 महीने तक लागू रह सकता है। 6 महीने में संसद की मंजूरी के द्वारा बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 साल तक ये लागू रह सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है, 6-6 महीना करके हम बढ़ा सकते हैं। वहीं पर नेशनल इमरजेंसी कोई सीमा नहीं होती, कितनी भी बार हम बढ़ा करके इसको लागू कर सकते हैं। राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यपाल केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रशासन चलाता है और राज्यपाल ही मुख्य प्रशासक बन जाता है वहाँ का। वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, केंद्र का मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। वापसी, जब स्थिति सामान्य हो जाए तो राज्य में संवैधानिक सरकार फिर से बनाने की संभावना होती है तो राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाता है। इसके बाद सरकार इलेक्शन के द्वारा चुनकर आती है या
अगर सस्पेंड हुई है विधानसभा, उसके कार्यकाल बाकी हैं, तो विधानसभा को फिर से पुनः बहाल कर दिया जाता है। कानूनी सुरक्षा एसआर बोमई बनाम भारत संघ 1994, 1994 का मामला। आप में से बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ ईयर होगा, मतलब बर्थ ईयर होगा ये। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिया था 1994 में, 1994 में। इसके केवल असाधारण परिस्थितियों में लागू करना चाहिए। वो समय जो था 1994 का समय, वो ऐसा दौर था जिसमें राष्ट्रपति शासन बहुत ज़्यादा लगाए जाते थे। कांग्रेस की सरकार ने सबसे ज़्यादा देश में राष्ट्रपति शासन लगाए हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए, अदालत इसकी वैधता की समीक्षा कर सकती है। क्या राष्ट्रपति शासन के वैधता की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। रिव्यू कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। अभी मैंने उत्तराखंड राज्य 2016 का आपको उदाहरण दिया है। विधानसभा को भंग करने से पहले संसद की मंजूरी जरूरी होगी। राष्ट्रपति शासन मणिपुर में क्यों लगाया गया है? एथनिक वायलेंस चल रहा है वहाँ पर। कुकी जोमी और दूसरे समूह में मैतेई कुकी संघर्ष चल रहा है। एक ईसाई बहुल होते हैं और एक हिंदू होते हैं, उनके बीच में चल रहा है और हम उसको नहीं रोक पाए हैं। 2023 से चल रहा है। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत खींचा है भारत सरकार ने इसको। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पहली बार 1969 में लागू हुआ, जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक संकट पैदा हुई थी। 77, 79, 81, 92, 93, 2001 मान लिया गया था कि 2000 ईस्वी के बाद नॉर्थ ईस्ट की हालत सुधरने लग गए थे, वहाँ पर उग्रवाद भी कम हो गया था। तो 2001 के बाद से 2024-25 में लगाया गया है। कुल मिलाकर 10 बार से अधिक राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। बार बार सरकारों का गिरना, विधायकों को खरीद फरोख्त, उग्रवादी गतिविधियों के कारण से लगाया गया है। वर्तमान संघर्ष क्या है? तो 2023 से कुकी मैतेई संघर्ष चल रहा है, जिसके बाद से ही मांग हो रहा था कि वहाँ के सरकार है बीरेन सिंह जो हैं, वो खुद इन संघर्षों में एक पक्ष का साथ दे रहे थे। ऑडियो लीक हुआ था एक। चलिए, कुछ चीज़ों पर बात नहीं करनी चाहिए हम सबको, लेकिन निष्पक्ष तो शुरू से नहीं थे। शुरू से ही मांग की जा रही थी कि इस आदमी को हटाओ, ये सही नहीं है। अब जाके हटाया गया। 2 वर्ष लगे हटाने में भारत सरकार को, पता नहीं क्यों। एक राज्य का आप वायलेंस नहीं कम कर पाए। इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, इतने सारे सेंट्रल पुलिस फोर्स, है ना। मई 2023 मैतेई समुदाय घाटी में बहुसंख्यक को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग पर कुकी और नागा समुदाय पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच में ये हिंसा भड़क गया। 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, सरकारी आंकड़ा है, और भी ज़्यादा लोग मारे गए। 60,000 से अधिक विस्थापित हुए हैं, सैकड़ों घर जला दिए गए हैं। बीजेपी की अगुवाई करने वाले बीरेन सिंह सरकार पर हिंसा को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगा। विपक्ष ने कुकी संगठनों ने दावा किया कि सरकार पक्षपातपूर्ण रही है, मैतेई समुदाय का समर्थन करती रही है, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। केंद्र को अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ी है। कुकी संगठन जैसे विपक्षी दलों राज्य की सरकार संवैधानिक की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है, इसलिए उन्होंने बहुत पहले ही मांग किया था 356 का। बीपीएससी ने 69 बीपीएससी में मणिपुर से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया है। क्या फिर से पूछ सकता है? राष्ट्रपति शासन पूछ सकता है आपसे। केंद्र की प्रतिक्रिया है क्या है? केंद्र सरकार ने अब जाके वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी लगाया है। थोड़ा सा टफ हुई है, अब जाके भारत सरकार टफ हुई है। असम राइफल्स को भी वहाँ पर भेजा गया है कि भाई निपटो इससे, और राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया। अगर अपने हाथों में सारा शासन ले लिया गया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य स्थिति की रिपोर्ट केंद्र को भेज सकते हैं। केंद्र सरकार हिंसा, प्रशासनिक विफलता, संवैधानिक संकट का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकती है, कर दिया है, लागू भी कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है संघवाद। संघवाद क्या है? क्या होता है संघवाद? किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। राष्ट्रपति शासन आपको समझ में आया क्या है भाई? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता के पश्चात लगाया जाता है। कब कब भारत में लगाया गया है? तो बहुत बार अलग अलग जगहों पर लगा है, बहुत बार लगा है। मणिपुर में 10 बार लग चुका है। बिहार में भी लगाया गया था, याद होगा। लालू जी की सरकार गई और नीतीश जी की सरकार आई, तो बीच में 1 साल के लिए बिहार में भी राष्ट्रपति शासन लगा है। तो राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, मणिपुर में क्या हो रहा है, वो सब मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है फेडरलिज्म, संघवाद
क्या होता है ये? तो जब कोई भी शासन प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के स्तर पर किया जाता है तो वहाँ पर संघ का निर्माण होता है। देखिए, सबसे सामान्य भाषा था जिसमें सत्ता को केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रीय प्रादेशिक इकाई जैसे राज्य या प्रांत के बीच विभाजित किया जाता है। यह व्यवस्था संविधान द्वारा परिभाषित होती है, जिससे दोनों स्तरों की सरकारों का अधिकार और जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय की जाती है। संघवाद का लक्ष्य विविधता को बनाए रखते हुए एकता सुनिश्चित करना और शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, कि ऐसा ना हो कि सारे के सारे शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास ही आ जाएं, और ऐसा ना हो कि राज्यों को बहुत अधिक शक्ति दे दी जाए जिससे संघ जो है वो अस्थिर हो जाए। इसी को लेकर संघवाद की अवधारणा बनाई गई और संविधान में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया है कि संघवाद में राज्य सूची में कितने सारे सब्जेक्ट होंगे, केंद्र सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और समवर्ती में क्यों होंगे। क्यों ऐसे किया गया भाई डिवाइड? क्यों ऐसे किया गया? ताकि विवाद ना हो, और विवाद तो फिर भी होगा ही, तो उसके समाधान के लिए क्या किया गया है? केंद्र और राज्य की विवाद के लिए समाधान के लिए क्या किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बनाया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जब को न्यायपालिका पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पर यह भी पढ़ाया जाता है कि राज्य में जो 3 अलग अलग हैं, जैसे केंद्र और राज्य हो गए, केंद्र और राज्य हो गए, या फिर विधायिका कार्यपालिका हो गई, या अंतर्गत कार्यपालिका का अंतर्गत विवाद होता है, तो उसका भी समाधान करने का मुख्य लक्ष्य किसका होता है? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन्हीं का होता है। केंद्र राज्य का विवाद होगा तो केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर रखा गया, किसको दी गई है शक्तियाँ विवादों के समाधान के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट को दिया। इसलिए संघवाद में एक एकीकृत न्यायपालिका भी इसका एक लक्षण माना जाता है। भारतीय संघ में संघीय ढांचे की एकात्मक विशेषताओं वाला माना जाता है कि संघ में केंद्र के पास में अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। मैंने जब ग्रुप में आंसर राइटिंग करवाया था तो मैंने बच्चों से एक सवाल पूछा था कि ये बताओ कि भारत में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ क्यों दी गई है? क्यों दी गई है भाई केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ? तो ये मैंने पूछा था, ऐतिहासिक कारण बताने के लिए भी बोला था। इसे संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 563 में वर्णन किया गया। भारत का संघवाद अमेरिकी संघवाद से भिन्न है क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार के कुछ मामलों में प्राथमिकता दी गई है, जबकि अमेरिका में राज्यों को अधिक शक्तियाँ हैं। हालांकि केंद्र को भी वहाँ पर एकीकरण की शक्ति दी गई है। संघवाद 2 स्तरों की सरकार, विशेषता क्या है? केंद्र और राज्य 2 स्तरों की सरकार, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्था, लोगों की सभा लोकसभा, राज्यों की सभा राज्यसभा, शक्तियों का विभाजन, विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा गया है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में ये शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ये सारे के सारे संघवाद के स्वरूप होते हैं। संघवाद के हाल के उदाहरणों के और कौन से हो सकते हैं? जैसे जीएसटी सहकारी संघवाद का उदाहरण है जिसने संघवाद को मजबूत किया है, सहयोग को मजबूत किया है। उसके बाद से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने जीएसटी मुआवजे की मांग की थी। ये क्या है? तो संघवाद में विवाद को दिखाता है। मणिपुर हिंसा जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन के द्वारा क्या होता है? संघवाद की भावना कमजोर होती है। कोविड-19 के प्रबंधन के दौरान संघवाद की भावना मजबूत हुई थी। हालांकि लॉकडाउन लगाने से पहले राज्यों से सलाह मशविरा नहीं किया गया था। इसके कारण से कई सारे जगहों पर ये बताया गया कि कहीं न कहीं संघवाद में केंद्र सरकार ने एक तरफा फैसला ले लिया था। हालांकि राज्य और केंद्र ने मिलकर जब काम किया तो हमें ये भी देखने को मिला कि कहीं न कहीं संघवाद की भावना बढ़ी थी। कृषि कानून, राज्य स्वायत्ता पर सवाल। कृषि कानून जो है ये एक तरफा फैसला ले लिया गया था। केंद्र ने 3 कृषि कानून बनाए जिसका पंजाब हरियाणा जैसे राज्य विरोध हुआ। कृषि राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र ने समवर्ती सूची विपणन का हवाला देकर के कानून बना लिया था। तो ये संघवाद की भावना के विपरीत था। परिसीमन 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ, लेकिन इसे परिसीमन के बाद लागू करना है। 2026 के बाद परिसीमन की आशंका बन रही है। दक्षिण के राज्य इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि हमें क्या देना चाहिए, हमें अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ये हमारे संघवाद में भाषा और क्षेत्रीयता को लेकर के मौजूद चुनौती को दिखाता है। और क्या क्या चुनौती है? तो केंद्र का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है, असमान विकास है। देश एक ले लीजिए, अपना देश पूर्वी भाग कम विकास हुआ है, पश्चिमी भाग अधिक विकास हुआ है, दक्षिण का भाग अधिक विकास हुआ है। राजनीतिक दुरुपयोग भी होता है। राष्ट्रपति शासन का आप उदाहरण दे सकते, हालांकि ये पहले होता था, अब तो नहीं होता है। संस्थागत कमजोरी है। अंतर्राज्य परिषद जो है, ये परिषद तो बनाया गया है लेकिन काम नहीं करता है अच्छे से।
वित्त आयोग की का प्रभावशीलता भी बहुत सीमित है। वित्त आयोग रिकमेंडेशन तो देती है, लेकिन उस रिकमेंडेशन को मानना केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, तो चुनौती ही है। समाधान क्या हो सकता है बंधुओं? सरकारी संघवाद को मजबूत करना, जैसे नीति आयोग और जीएसटी जैसे परिषद जो हैं सहकारी संघवाद को मजबूत करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद और भारत सरकार जो राज्यों के साथ वार्तालाप करती है, ये जो नए नए चीज़ें हैं ये सब सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का काम करती हैं, केंद्र और राज्य में संघवाद को मजबूत करती हैं। राज्यों की स्वायत्ता, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ाना, संवाद बढ़ाना, नियमित अंतर राज्य सम्मेलन और संसदीय बहस जो है ये क्या कर सकते हैं, तो समाधान का काम कर सकते हैं। निष्पक्ष परिसीमन करना और भाषा और एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो विवाद हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो विवाद हैं, वो उसका भी समाधान करके हम संघवाद को मजबूत कर सकते हैं। असमान विकास में भी हम समानता ला करके संघवाद को मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, वो है समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। खिचड़ी जैसा हो गया आज का वीडियो, इकोनॉमिक्स का भी एक टॉपिक हो गया। इस टॉपिक को करेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाता है। 50 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं रखेंगे, ठीक है। समावेशी विकास एक आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसमें समाज के सभी वर्ग, समावेशी का मतलब ही होता है सभी को साथ लेकर चलना। समाज में सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जब हम विकास की मुख्य धारा से जोड़ देते हैं तो हम समावेशी विकास को हासिल कर लेते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है इसको। ग्रोथ है ये, वृद्धि नहीं है। इंक्लूसिव जब भी होगा तो ग्रोथ ही होगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है ग्रोथ कहलाता है। इंक्लूसिव समावेशी विकास कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है, समावेशी विकास कहा जाता है, सॉरी डेवलपमेंट कहा जाता है। देखिए क्या है ये, विशेष रूप से ग्रोथ शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में हम बहुत सारे डायमेंशन को क्या एक साथ लेकर चलते हैं, जबकि ग्रोथ में, इकोनॉमिक्स में शब्दों का बहुत मायने होता है। जबकि ग्रोथ में केवल हम आर्थिक प्रोन्नति को देखते हैं, जबकि डेवलपमेंट में हम आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या है, तो सभी गरीब, वंचित, हाशिए पर रहने वाले समुदाय को लाभ मिलेगा। हाशिए पर रहने वाले समुदाय, एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी 7th की एनसीईआरटी है जिसमें पॉलिटी में दिया गया। हाशिए पर स्थित समुदाय का मतलब कमज़ोर, गरीब, दलित तबके हो गए, दलित वर्ग के लोग हो गए, या अल्पसंख्यक में जो बहुत गरीब अल्पसंख्यक हैं वो हो गए, वो सब के सब हाशिए पर होते हैं। एसटी वर्ग हो गए, महिलाएं भी हो गई, गरीब अनाथ बच्चे भी हो गए, ये सब हाशिए पर स्थित का मतलब होता है कि ये खुद से आगे नहीं बढ़ सकते। भारत सरकार को आर्टिकल 12 सरकार का मतलब होता है राज्य और केंद्र दोनों। आर्टिकल 12 वाले सरकार को इनको पुश करना पड़ेगा, तब जाके आगे आ पाएंगे। हाशिए पर स्थित समुदाय उन्हीं को कहा जाता है। यह केवल आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि विकास का फल सभी तक पहुंचे, असमानता कम हो। ऑक्सफैम की रिपोर्ट यहाँ पर आपको चिपका देना है। ऑक्सफैम का रिपोर्ट जो होता है वो असमानता के लिए सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट माना जाता है, उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब होता है? इसका इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है समानता, इक्वालिटी, गरीबी उन्मूलन यानी कि पॉवर्टी को कम करें हम लोग, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, और बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तक, पीने का पानी, बिजली, इन तक सभी की पहुंच हो जाए। भारत सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। आपको बहुत सारी योजनाएं मिलेंगी जो बिजली को लेकर के है, साफ जल को लेकर के है, आवास को लेकर है, एजुकेशन को लेकर के है, हेल्थ को लेकर के है। तो उन सब का उदाहरण यहाँ पर डाल दीजिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। विशेषताएं क्या है? समान अवसर होना चाहिए भाई, सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर का मतलब मैंने पहले भी बताया कि समानता का मतलब इक्वल नहीं होता है। समानता का मतलब होता है जो हाशिया पर से वर्ग आया है, हाशिए पर स्थित है, बिल्कुल पिछड़े हुए समुदाय हैं, उनको आपको विशेष कुछ सुविधाएं देनी पड़ेगी, तभी जाकर वो आगे आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आगे आ पाएंगे। गरीबी में कमी, आर्थिक लाभ का वितरण गरीबों तक पहुंचना चाहिए। सामाजिक समावेशन, लिंग, जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा। SDG समावेशी विकास का सबसे शानदार उदाहरण है। पर्यावरण संरक्षण के साथ आपको विकास करना पड़ेगा। नीतिगत हस्तक्षेप, सरकार द्वारा योजनाएं जैसे सब्सिडी, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। UNDP के अनुसार समावेशी विकास तब होता है जब आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक कल्याण और HDI में भी सुधार होता है। भारत में सबका साथ सबका विकास नारे से जोड़ा गया है। अकॉर्डिंग टू UNDP के HDI में सुधार होता है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या वाकई हमारे HDI में सुधार हुए हैं?
क्या हमारे राज्य एचडीआई में सुधार हुए हैं, केंद्र सरकार के एचडीआई में सुधार हुए हैं? बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन एचडीआई रैंकिंग में हम अभी बहुत पीछे आते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ तुलनात्मक रूप से क्या है, तो कहीं ना कहीं कम है। तो जिसको सही करने के हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एचडीआई पैमाना है यूएनडीपी के अनुसार तो एचडीआई में तो हम पीछे हैं। बिहार के विशेष संदर्भ में आपको समावेशी विकास बताऊंगा। बिहार भारत के प्रमुख राज्य जो अपनी विशाल जनसंख्या लगभग 14 करोड़ हैं। पिछले 2 साल में बिहार ने विकास की दिशा में प्रगति की है, लेकिन अभी भी चुनौतियां बाकी है। बिहार में समावेशी विकास की स्थिति क्या है? बिहार की जीडीपी वृद्धि दर 2005 के बाद औसतन 10 से 12% रही है। हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ है हमारा बिहार का, लेकिन असमानता भी बहुत ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति आय 2004-05 में 7,914 से बढ़कर 22-23 में 57,000 के आसपास हुई है, लेकिन ये राष्ट्रीय औसत 1.72 लाख से बहुत कम है। नीति आयोग के अनुसार देश का बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 51.91%, शायद 36% है। सही आंकड़ा लिखिएगा, ये शायद पुराना डेटा है। 36% लोग बिहार में अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। साक्षरता दर बहुत कम है अपने यहाँ पर, 2021 तक 70% पहुँचने की संभावना है, लेकिन राष्ट्रीय औसत 74% से कम है। लिंगानुपात भी 918 है, यानी कि पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भी कम है। सरकार क्या कर रही है, तो जीविका कार्यक्रम चला रही है, जिसके द्वारा महिलाओं को और पिछड़े वर्गों को कहीं न कहीं मजबूत करने का प्रयास कर रही है। बिहार सरकार और विश्व बैंक के द्वारा समर्थित एक ग्रामीण आजीविका मिशन 2007 में शुरू हुआ था। ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए सशक्त बनाना है, उन तक रोजगार और आर्थिक ढांचे को पहुंचाना है। पूर्णिया जिले के महिलाओं के सब्जी उत्पादन और मुर्गी पालन से आय बढ़ी है। आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, शानदार उदाहरण है ये। समावेशिता, गरीब और दलित महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करना। साइकिल योजना इसी का उदाहरण है। हर घर नल योजना इसी का उदाहरण है। ये सारे के सारे समावेशी विकास के लिए बनाए गए हैं। कौशल विकास और रोजगार भी बिहार सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए दे रही है। चुनौती क्या है समावेशी विकास में, तो असमानता और गरीबी सबसे बड़ी चुनौती है। कम औद्योगिकरण, बिहार में उद्योग धंधे कम हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जो अभी बिहार का है वो पिछड़ा हुआ है। बुनियादी ढांचा का भी अभाव है। लैंगिक असमानता भी बना हुआ है। हाल की प्रगति में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की चर्चा आप कर सकते हैं। बाढ़ प्रबंधन की आप चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बाढ़ के द्वारा भी बहुत बड़े स्तर पर गरीबी बढ़ जाती है। जो भी साल भर में आपने कमाया वो सब आके एक बार में वाइप आउट कर देती है बाढ़। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो भी संकट है हमारे पास इंक्लूसिव ग्रोथ को बहाल करने में। आज हमने कितने टॉपिक पढ़े हैं, तो लगभग मैं आज 8 टॉपिक पढ़ा दिया है आपको, और 5 टॉपिक हमने पढ़ा है। 5 टॉपिक, हाँ 4 टॉपिक रह गए, जिसमें बिहार से जुड़े हुए टॉपिक हैं। पेपर लीक का जुड़ा हुआ टॉपिक है, सरकारी भर्ती का जुड़ा हुआ टॉपिक है, और भी कुछ टॉपिक रह गए हैं। तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। और जब तक आपका मेंस नहीं होगा इस तरह के वीडियोज़ आएंगे ही। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ लगभग मैं GS2 भी आपका निपटा ही दूँ, ज्योग्राफी भी मैं कर ही लूँ आपके साथ में, साइंस एंड टेक भी कर लूँ। आप लोग देखते नहीं हैं लेकिन ज़्यादातर लोग, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा अपना कर्म है करना, मैं तो करूँगा ही। हम समावेशी विकास तक पहुँच गए हैं 6 टॉपिक तक। 3 टॉपिक रह गए आज के, और बाकी टॉपिक और भी ऐड ऑन करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ये सारे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। सवाल ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये सारे सवाल हैं, मैं एक बार इसमें साफ़ कर देता हूँ ताकि आप लिखें। कोशिश तो कर ही सकते हैं लिखने का। 1 मिनट रुकिएगा, इसके बाद मैं हिंदी का भी इंग्लिश का भी सवाल दिखा दूँगा। इसका आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब इंग्लिश का दिखा देता हूँ। ये रहे इंग्लिश के इसके सारे के सारे सवाल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। आप इंग्लिश में भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ये रहा 10वां सवाल। पहले 9 सवालों का ले लीजिएगा, देन हम लोग 10 सवाल को भी देख लेंगे, ठीक है। ये 9 सवाल हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। अब तो आपको इसको 3 घंटे में लिख जाना चाहिए भाई, लॉन्ग फॉर्मेट में भी। सारे के सारे 10 के 10 सवाल लॉन्ग फॉर्मेट के 3 घंटे तो बहुत बोल दिए हैं मैंने, आपको लिखना चाहिए, ठीक है। बिहार पेपर लीक एक्ट वाला भी एक सवाल है। तो जो 4 टॉपिक मैंने आज नहीं पढ़ाए हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन 3 टॉपिक, स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन और बिहार पेपर लीक एक्ट जो है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल आप 7 सवाल को लिख सकते हैं अच्छे से। बिहार बजट का मैंने एक सवाल एक्स्ट्रा डाला हुआ है ताकि ये देखने के लिए कि आपने बिहार बजट पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। लिखने का कोशिश ज़रूर ही कीजिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ तो कुछ तो कारण होगा। थैंक यू सो मच।